Hello guys, today we will be study about cell organelles. Cell organelles. सेल के विषय में आप लोगों ने सेल का वीडियो देख चुके हैं। उसके बाद कुछ मेन जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे। तो सम मेन सेल ऑर्गेनेल्स इज एज प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, नेक्स्ट ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया, then Golgi body, then endoplasmic reticulum, then ribosome, ठीक है। इतने सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर एंड क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेट्स गो। नाउ फर्स्ट इज प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट को फिगर के माध्यम से पहले जानेंगे। इसको इधर लिख लेते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, जीवी, ईआर और राइबोसोम, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। पहले इसको एक्सप्लेन कर लें। क्लोरोप्लास्ट यानी कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट आर हैव ए पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और उस प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट एक्सेप्ट ग्रीन कलर और हैव क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि ग्रीन कलर को छोड़कर जितना भी कलरफुल पार्ट है प्लांट का, वहां पर कौन सा प्लास्टिड्स होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। देन ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस पार्ट ऑफ प्लांट आर हैव ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ना, ये ग्रीन होते हैं ना कलर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता, ठीक है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये इसमें क्लोरोप्लास्ट में चेंजेबल होता है। अगर जो ल्यूकोप्लास्ट वाला पार्ट है प्लांट का, अगर वहां पे प्रॉपर्ली सनलाइट मिलती रहे तो ये जो है इसमें ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसमें चेंज हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। इसका एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा पोटैटो का जो रीजन जो है मिट्टी से ओपन होता है, उतना पार्ट सनलाइट के कारण ग्रीन हो जाता है। यानी कि वहां पे पोटैटो में कौन सा प्लास्टिड्स है? ल्यूकोप्लास्ट है। और सनलाइट के कारण उतना रीजन में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है, उसका उतना पार्ट ग्रीन हो जाता है। और फिर क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये क्रोमोप्लास्ट में चेंज हो जाता है सनलाइट के कारण। देखते हैं आप, जैसे टोमेटो है, पहले उसका कलर ग्रीन होता है, फिर उसके बाद सनलाइट के कारण उसका कलर रेड होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं जो प्लांट होते हैं उसमें जुवेनाइल लीफ होती है, यानी कि जो पत्तियां ये होती हैं ओल्ड लीफ, इसके निकलने के बाद जो नई न्यू लीफ उसमें निकलती हैं, ठीक है। तो वो कलरफुल रहती हैं, यानी कि रेड होती हैं, बैंगनी होती हैं। फिर वो धीरे धीरे यानी कि क्रोमोप्लास्ट जो है किसमें यानी कि ग्रीन लीफ में वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह फ्लावर है, फ्लावर में कौन सा प्लास्टिड होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आप ये कलरलेस पार्ट में होता है, कलरफुल पार्ट में होता है एक्सेप्ट ग्रीन कलर, और जितना भी ग्रीन पार्ट होता है वहां पर क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से आप लोग इसको समझ लेंगे। अब हम लोग जो है प्लास्टिक में एक का फिगर बनाएंगे।
ठीक है, किसका बनाएंगे, क्लोरोप्लास्ट का फिगर बनाएंगे। ठीक है, प्लास्टिक टर्म दिया था सिंपल ने, SCHIMPER, सिंपल ने दिया था। क्लोरोप्लास्ट जो होता है बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, बाई मेम्ब्रेन सराउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह से दो मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है, क्विकली यानी कि बहुत स्पीड में हमें फिगर बनाना है भाई, बहुत ही स्पीड में, और फिगर क्लियर होना चाहिए। देखिए, ठीक है, इसके बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, और इनर साइड वाली मेम्ब्रेन को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसके इनर साइड में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर तमाम पॉइंट लाइक इस तरह से पॉइंट के समान संरचनाएं, स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर पेल के रूप में, पेल फॉर्म में अरेंज होती हैं। ठीक है, और इस सिंगुलर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलिकॉइड कहते हैं। इस सिंगुलर पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे भाई, इसको थैलिकॉइड कहेंगे, थैलिकॉइड। ठीक है, और ग्रुप ऑफ थैलिकॉइड आर कॉल्ड ग्रैनम, ग्रैनम, यानी कि ये पूरे थैलिकॉइड के ग्रुप को क्या कहेंगे, ग्रैनम। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को हम थैलिकॉइड कहेंगे और पूरे के ग्रुप को हम ग्रैनम कहेंगे। जो ग्रीन पिगमेंट होता है इसी ग्रैनम रीजन में, थैलिकॉइड रीजन में यहाँ प्रेजेंट होता है ग्रीन पिगमेंट। ठीक है, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने के लिए डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होती है, इसे हम स्ट्रोमा लैमेली कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली। अब उसके बाद यानी कि ये एक स्ट्रक्चर को थैलिकॉइड, पूरे ग्रुप को ग्रैनम, और एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से जोड़ने का कार्य स्ट्रोमा लैमेली करता है। इसके अलावा जो शेष पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे भाई, स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा। इस शेष रीजन को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो स्टार्च भी होगा, स्टार्च पार्टिकल भी होंगे। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि दो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है ऑटोनॉमस, तो इसका अपना खुद का डीएनए होता है। दिस इज डीएनए, इसे हम क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं। ठीक है, और राइबोसोम भी होंगे, ये राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम होंगे। किस टाइप के होंगे भाई, 70S टाइप। ठीक है, अब इसमें जो डीएनए होगा किस टाइप का होगा, सर्कुलर, सर्कुलर डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है 12 में, जब आप लोग जाएंगे तो पूछा जाएगा कि न्यूक्लियस के डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, सर्कुलर का मतलब हुआ जो इसके न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये यहाँ से ये चेन है, ये क्लोज होती है, ये बंद होती है। ठीक है, इसके उसमें जो है अगर न्यूक्लियस वाला डीएनए है तो उसके जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसके जो सिरे होते हैं वो ओपन होते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये डीएनए न्यूक्लियस में होता है। ये डीएनए कहाँ पे होते हैं भाई, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसे हम सर्कुलर डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब इधर देखेंगे, यहाँ पर एक पार्ट है इसका स्टोमा, दूसरा पार्ट है हमारा ग्रैनम। फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस सेल ऑर्गेनेल्स में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, सनलाइट, CO2, H2O के हेल्प से फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन।
अब सवाल ये है कि लाइट रिएक्शन की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होती है? ग्रैनम रीजन में, जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट होता है, यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट होता है, यहाँ पर लाइट रिएक्शन की क्रिया होती है। लाइट रिएक्शन यानी कि ये ओनली डे टाइम होती है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और जो डार्क रिएक्शन होता है, दूसरा स्टेप उसका जो डार्क रिएक्शन वाला रीजन होता है वो स्ट्रोमा पार्ट में होता है, ठीक है। डार्क रिएक्शन वाला रीजन कहाँ पे होता है भाई? स्ट्रोमा रीजन में होता है। ये 24 आवर चलता रहता है, इसके लिए सनलाइट का होना ना होना अनिवार्य नहीं होता है, अनिवार्य नहीं होता है, यानी कि ये हर समय होता रहता है और ये ओनली डे टाइम यानी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, ठीक है। ये हुआ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग न्यूक्लियस के विषय में पढ़ेंगे। फटाफट देखिए, सभी सेल ऑर्गेनेल्स सभी कैसे क्लियर हो जाएंगे आपके? न्यूक्लियस, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस भी बाइमेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, बाइमेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इन्हें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इन्हें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। और इस तरह से फिगर देखिए, बायोलॉजी में फिगर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप फिगर बनाना जानते हैं तो आप बायोलॉजी को इजीली समझ पाएंगे। इससे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इससे कहीं कहीं पर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं, ठीक है। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे राइबोसोम पार्टिकल होते हैं। ये किस प्रकार का है? रॉ और याद हो जाएगा। इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर भी राइबोसोम की पार्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके इनसाइड इनर मेम्ब्रेन क्रोमैटिन थ्रेड स्प्रेड होता है। इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर स्प्रेड होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन रेटिकुलम, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन, यू एंड हेटेरो, ठीक है। और इसके अंदर एक डेंस कलर का स्ट्रक्चर होता है, डेंस, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोलस, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये जो कोर होता है इसे न्यूक्लियर कोर कहेंगे, न्यूक्लियर कोर कहेंगे। और ये क्या है भाई? क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है। ये तो हो गया, ठीक है। और ये दोनों मेम्ब्रेन, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसे पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस का इनर साइड है, जहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड स्प्रेड होते हैं, यहाँ पर जेली लाइक गाढ़ा सब्सटेंस होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हो गया। न्यूक्लियस की डिस्कवरी न्यूक्लियस की किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की, ठीक है। इस तरह से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इजीली जो है
और अगर इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, न्यूक्लियस आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके बीच बीच में कुछ गैप होता है जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। इनसाइड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन a jelly like substance are present that is called nucleoplasm और उसी में hair like structure जो होता है scattered होता है that is called chromatin thread और a ball shaped structure are present inside nucleoplasm that is called nucleolus। ठीक है, इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन आप करें। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेज माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल इजी है, सभी सेल ऑर्गेनेज को आप इजी बनाएंगे और फिगर बनाने का ट्रिक ये हम आपको बताए दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। नाउ नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, इसकी डिस्कवरी का सवाल है। इसका डिस्कवरी थोड़ा टिपिकल है। डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी इसमें 3 साइंटिस्ट हैं। अगर कहा जाए कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी तो आ जाएगा क्वालिकर में। क्वालिकर, ठीक है, ये इंसेक्ट मसल्स में, तो इंसेक्ट क्या है? एनिमल है। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? क्वालिकर ने। अगर कहा जाए प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो अल्टमान आ जाएगा, अल्टमान, ठीक है। और इन्होंने इसके लिए टर्म दिया था, टर्म ब्लीफेरोप्लास्ट टर्म दिया, ठीक है। अगर कहा जाए कि टर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय टर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था तो सी बेंडा, ठीक है। यानी कि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी क्वालिकर ने, प्लांट सेल में अल्टमान ने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया था? सी बेंडा, ठीक है। अब चलते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी बाइमेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी जो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये फोल्ड होकर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनर साइड में बनाती है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे? क्रिस्टी कहेंगे। ये अब ये भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, तो इसका अपना ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। जो क्रिस्टी होता है, यहाँ पर तमाम छोटा छोटा पार्टिकल लगा होता है, दैट इज कॉल्ड F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स, F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे, इसे क्या कहेंगे? क्रिस्टी, ठीक है। ये क्या है भाई? F1 पार्टिकल और ऑक्सीसोम कहेंगे। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन ये हो गई। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड करके क्या बनाती है? क्रिस्टी बनाती है। इसके अंदर भी एक जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है। वहाँ पे इसके पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट में वहाँ पे देखा आपने क्लोरोप्लास्ट डीएनए था, और ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए आप समझ पाएंगे। उसके बाद एक सेल ऑर्गेनेल्स और ले लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आज पढ़ाई दे रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स इज
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER 2 टाइप्स का होता है, SER एंड और ER। SER फुल नेम क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जैसे सपोज दिस इज एंडोप्लाज्मिक ल्यूमेन, अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम पार्टिकल्स नहीं है, ठीक है, इसकी सरफेस पे राइबोसोम अगर एब्सेंट है तब वो क्या हो जाएगा? SER। और अगर इसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा तब उसे हम RER कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम पार्टिकल्स प्रेजेंट, ये क्या हो जाएगा? RER। ठीक है, ये था कुछ मेन सेल ऑर्गेनेल्स थे, और इस वीडियो के माध्यम से इनको इजीली आप समझ पाएंगे और फिगर बार बार बनाएंगे, तभी जो है आप फिगर बनाने में एक्सपर्ट होंगे। लास्ट में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।